नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर पूरे यूपीएससी जो आपकी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर निःशुल्क कराई जा रही है। और इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में आपकी जो इंडियन इकोनॉमी की क्लास है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास, वो आपकी चल रही है। ठीक है, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं और जो आपकी और क्लासेस हैं वो आपकी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। अगली क्लास आपकी पॉलिटी की जो शुरू होने वाली है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अब एक से दो दिन का समय लगेगा। ये कल आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कब ये क्लास कब किस टाइम पर होगी। ठीक है, तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी इंडियन इकोनॉमी की जो 15 क्लासेस हो चुकी हैं, जो 15 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। जो अभी तक की जो 15 क्लासेस हुई हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 15 क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है एक। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाकर वहाँ पे टोटल जो 15 क्लासेस हुई हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप क्लासेस कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन दबाया करें और शेयर जरूर किया करें। अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट अभी करें कि हम अपने 5 फ्रेंड, अपने 5 रिलेटिव्स को इन वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, तो शेयर करें हर प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो को, जो आपके लेक्चर्स होते हैं उन्हें 5 लोगों को शेयर करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर नंबर 16 है वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 16 को स्टार्ट करते हैं और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप स्टूडेंट ये बताएं कि कल की क्लासेस में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कल की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था हाउ टू इंक्रीज लेस कैश इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें कैश के फ्लो को कैसे कम किया जाए, कैश के लेन देन को कैसे कम किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कि डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इन सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पर देखा था, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है आपका स्टार्ट हम करेंगे वो रेगुलेशन ओवर पेमेंट सेटलमेंट। अभी मैं हिंदी में भी इसको लिखता हूँ, रेगुलेशन ओवर पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकल के आती है वो ये है कि भुगतान निपटान पर विनियमन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कर ये क्या है। देखिए जब आगे हम यहाँ पर जब हम बैंक की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बैंक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे वहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म लिए गए, बैंकिंग सिस्टम में कुछ सुधार के लिए एक नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी 1998 में। ठीक है, 2 बार ये कमेटी बनाई गई थी, एक तो 1991 में बनाई गई थी, दूसरी बार ये 1998 में बनाई गई। ठीक है, जब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, बैंकिंग रिफॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, बैंक के कितने प्रकार होते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे बैंकों की सुधार के लिए कुछ कमेटियाँ बनाई गई, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग के सुधार के लिए। तो उनमें से एक कमेटी क्या थी, उनमें से एक कमेटी नरसिम्हम कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी आपकी? नरसिम्हम, एक मिनट, नरसिम्हम कमेटी आपकी ये क्या करी गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, इसको आप ये कर सकते हैं, नरसिम्हम। ठीक है, ये नरसिम्हम क्या बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। तो एक तो पहली बार ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 1991 में बनाई गई थी, और ये कमेटी एक बार फिर बनी थी जिसको सेकंड के नाम से जानते हैं। वो ये कमेटी 1990 आपकी 8 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये 2 बार ये कमेटी बनाई गई थी। और ये कमेटी जो थी, इसका क्या काम था, मैंने कल बताया था कमेटी का उद्देश्य होता है कुछ। जब भी कोई कमेटी आपके सामने आती है या फिर कोई आयोग बनाया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, देखिए ये कमेटी ने जांच किया और कमेटी ने पाया कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इसका जो चलन है, प्रयोग है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, 1998 में जो है नरसिम्हम कमेटी ने पाया कि जो डेबिट कार्ड है,
क्रेडिट कार्ड है, ये सब धीरे धीरे लोग इसका प्रयोग तेज कर रहे हैं, बढ़ रहा है इसका प्रयोग। तो क्या किया इन्होंने, सो ही सजेस्टेड कि एक कानून बनाओ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सलाह दिया कि एक कानून बनाओ, ठीक है, एक कानून बनाओ। अब ये कानून जो उन्होंने बनाने को कहा वो क्या था, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। क्या नाम था, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सलाह दी क्या, सलाह दी कि क्या किया जाए, एक कानून बनाओ, एक कानून बनाओ, ठीक है, एक कानून बनाओ। और कानून का नाम क्या है, इस कानून का क्या नाम है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताएं इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की हिंदी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कई बार मैंने 2007 का वो जो ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, आरबीआई को जो पावर मिली है, इसकी हिंदी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस कमेटी ने सलाह दिया कि एक कानून बनाओ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नाम से, और इसमें आरबीआई को पावर दी गई कि वो क्रेडिट कार्ड और ये सब जो कंप्यूटर बैंकिंग को, ये सब, इन सबों को क्या करें, वो प्रोत्साहन दे, ठीक है, इनक्रेज करें इन सबों को। तो ये जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत आरबीआई को क्या दी गई, आरबीआई को क्या दी गई, आरबीआई को पावर दी गई, और क्या कहा गया, और कहा गया कि आप क्या करो, आरबीआई को क्या कहा गया, आप जो है, जो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट हो गया, जो आपका डेबिट हो गया, इन सबों से ये सब कंप्यूटर बैंकिंग को क्या करो, आप कंप्यूटर बैंकिंग को आप क्या करो, बैंकिंग को प्रोत्साहन क्रिएट करो, मतलब इस पर आप इनक्रेज करो, इनको क्या करो, इनक्रेज करो, ठीक है। तो ये क्या था, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट नरसिम्हम कमेटी की सलाह पर ये बनाया गया था, ठीक है। आरबीआई को इसमें पावर दी गई थी और कहा गया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कंप्यूटर बैंकिंग को बढ़ावा दो, ताकि क्या है, वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू चीज़ों का क्या हो, प्रोसीड हो, ठीक है, और कैश का फ्लो कम हो, इस तरह की चीज़ों पर बात की गई, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलकर देखिए, आगे चलकर आरबीआई के नीचे ही एक क्या बना, एक बॉडी बनी। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर आरबीआई के नीचे एक संस्था बनी, बॉडी बनी, आप ये कह सकते हैं। क्या नाम है उस संस्था का, बीपीपीएस। अब इसकी जो फुल एब्रीविएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। बीपीपीएस मतलब बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। तो इसकी मीनिंग, इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसकी हिंदी आप ये होगी, भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड। इसकी हिंदी क्या होगी, भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और, एक मिनट, क्या है, पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड। मतलब क्या है कि जो पहले तो क्या हुआ, आरबीआई को क्या पावर दी गई, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत पावर दी गई आरबीआई को। अब आरबीआई के नीचे भी आगे चलकर क्या एक बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई। क्या बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। क्या नाम था, बीपीपीएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया गया। मतलब कहीं पे पेमेंट और सेटलमेंट की बात आती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए
आरबीआई के नीचे ये बॉडी बना दी गई, ठीक है, उसके नीचे ये भी देखेगी इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए आगे ये तो हो गया, ठीक है। अब ये कौन सी, ये जो बॉडी है आपकी, इसमें ये जो आपका ये जो बनाया गया बीपीपीएस, इसमें कौन लोग होंगे, इसमें कौन लोग होंगे, इसमें आपके जो आरबीआई के ऑफिसर हैं वो बैठते हैं और रेगुलेशन का काम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन लोग बैठते हैं, इसमें आरबीआई के ऑफिसर बैठते हैं, आरबीआई के ऑफिसर बैठते हैं और किसका काम देखते हैं, और रेगुलेशन का काम देखते हैं। रेगुलेशन का मतलब आप काम देखते हैं, रेगुलेशन मतलब यही विनियमन का काम देखते हैं, ठीक है। किसका, कानून, मतलब चीज़ें सही ढंग से यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं या नहीं, इसका काम देखते हैं, ठीक है। इसमें आरबीआई के ऑफिसर। अब देखिए, अब एक ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी, इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में 2000, मतलब ये तो आपका किसकी बात चल रही थी यहाँ पर, कब, इसको 1998 में नरसिम्हम कमेटी ने तो ये सब कर दिया, ठीक है। अब ये नरसिम्हम कमेटी ने किया था तो इसे आपको बताना ज़रूरी था, लेकिन अब ये सारी तो चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद ये क्या हुआ, सीधा आपका 2019 में क्या हुआ, 2019 में जनवरी 2019 में आरबीआई ने क्या किया, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक स्कीम बनाई। क्या बनाई आरबीआई का, अब देखते हैं हम, जो हेडिंग हो गया हमारी क्या है 2019 जनवरी, तो 2019 जनवरी में आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम, क्या थी, ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखिए 2019 जनवरी में आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम लेकर आया आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। किसके लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन वही जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई से आप करते हैं, इनके लिए। अब ये ओम्बड्समैन स्कीम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं जब 2019 पहुँचते आरबीआई ने पाया कि बहुत सारे भीम और आपके पेटीएम, फ्रीचार्ज, फ़ोनपे, बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आरबीआई ने पाया 19 तक आते आते क्या हुआ, 19 तक आते आते आरबीआई ने क्या पाया, आरबीआई ने पाया कि बहुत सारी पेमेंट कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, लाइक आपका पेटीएम हो गया, आपका और क्या हो गया, फ़ोनपे हो गया, आपका अमेज़न पे हो गया, आपका फ्री चार्ज हो गया, तो ईटीसी, यानी कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। तो अब कई बार आप क्या करते हैं, जब ये सारी तो कंपनियां आ गई हैं, तो कई बार जब आप इनका प्रयोग करते हैं, पेटीएम का, फ़ोनपे का, आप मोबीक्विक का करते हैं, फ्री चार्ज का करते हैं, आप अमेज़न पे का करते हैं, तो कई बार होता क्या है कि आप जब पेमेंट करते हैं तो इसमें पैसा अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है उनके पास पैसा नहीं पहुंचता। सपोज दैट आप यहाँ पर अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने दोस्त को, ठीक है, तो यहाँ से तो पैसा कट गया, लेकिन उस दोस्त तक नहीं पहुँचा आपके, या फिर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं किसी मर्चेंट शॉपकीपर को कर रहे हैं तो यहाँ से कट गया और इस तक नहीं पहुँचा, तो वहाँ पर परेशानी होती थी ग्राहकों को, आप जैसे कस्टमर को, हमारे जैसे कस्टमर को यहाँ पर परेशानी होती थी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता था, अब इसमें क्या होता था, इसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता था पैसा, तो कोई रिफंड भी नहीं मिलता था। सो मेनी कंप्लेंट्स यहाँ पर क्या हुई, रजिस्टर्ड होती थी, बहुत सारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती थी। तो आरबीआई ने क्या किया, अब जो मैंने आपको बताया ये तो आप समझ गए ना, आप लिख लेंगे ना कि मतलब ये इस तरह से हुआ कि बहुत सारी कंपनियां आ गई और ये आप पेमेंट करते थे और पेमेंट अगले तक पहुंचा नहीं, तो ये सारे कंप्लेन यहाँ पर रेज होती थी, और कंप्लेन जो होती थी मतलब पहुंचा नहीं तो आप क्या करते थे, आप कंप्लेन करते थे, फिर वो चैट इनबॉक्स में आप मैसेज करते थे, उस पर रिप्लाई भी नहीं मिलता था, मतलब अगर पेटीएम में आप कर रहे हो वहाँ पर ज़्यादातर रिप्लाई नहीं मिलता था। तो आरबीआई ने क्या किया,
अब क्या, आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत अपने सीनियर ऑफिसर को अलग अलग आरबीआई की 21 ऑफिसेस में क्या किया, नियुक्त कर दिया। बात को समझिएगा, यहाँ पर मैं घटनाक्रम थोड़ा सा जो हुआ वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या है, आप पेमेंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप अपनी भाषा में ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज में आप थोड़ा लिखेंगे। आप पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो कई बार पेमेंट अगली पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता, पहुंचता नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। तो इसमें क्या होता भाई, तो इसमें सुनवाई नहीं होती थी भाई, सुनवाई नहीं होती थी, नहीं होती थी। रिफ़ंड की भी दिक्कत होती थी, ठीक है, रिफ़ंड आपको नहीं मिलता था, दिक्कत होती, परेशानी होती, रिफ़ंड की समस्या। तो अब जो है इसमें ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अब क्या किया आरबीआई ने, तो अब क्या किया, तो अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, वही पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट क्या है, कमेंट सेक्शन में इसकी हिंदी बताएं। हिंदी मीडियम वालों को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी इसकी बताएं, क्योंकि इसकी हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको याद हो जाए। तो आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत क्या किया, इसको पावर है ना, तो इसके तहत आरबीआई ने के तहत क्या किया, एक मिनट, तो अब आरबीआई ने पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत अपने सीनियर अधिकारियों को, सीनियर ऑफिसर्स को, अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, इसको हिंदी में कह सकते हैं, को अपने अलग अलग, सीनियर अधिकारी को अलग अलग क्या किया, अलग अलग आरबीआई की 21 ऑफिसेस में, 21 क्या है, 21 ऑफिसेस में नियुक्त कर दिया, ठीक है, नियुक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो क्या है आरबीआई ने क्या किया, इसके तहत आरबीआई को पावर है, तो अब आरबीआई ने इस एक्ट के तहत अपने सीनियर ऑफिस, आरबीआई की 21 ब्रांच जो टोटल हैं, ओवरऑल 21 ब्रांच पूरे देश भर में, उनमें क्या किया, एक एक सीनियर ऑफिसर को यहाँ एक ऑफिस में नियुक्त कर दिया। अब देखिए, अब ये लोग जो क्या हैं, ये लोग जो ऑफिसर नियुक्त हुए, सीनियर ऑफिसर, अब ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के ओम्बड्समैन बन जाएंगे। बात समझिएगा, ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आपके, ठीक है, ये जो सीनियर्स ऑफिसर हैं, ये क्या हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्या बन जाएंगे, के ओम्बड्समैन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, के ओम्बड्समैन बन जाएंगे। अब देखिए बताता हूँ मैं ये क्या है। देखिए दरअसल ये जो ओम्बड्समैन है, ठीक है, ये ओम्बड्समैन होता क्या है, ठीक है, आप ये जानिए, ये ओम्बड्समैन जो है ये है क्या। देखिए ये आप ये समझ लीजिए कि ये स्वीडिश भाषा है, क्या है, ये स्वीडिश भाषा का एक शब्द है, जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम्बड्समैन जो है। आरबीआई ने ओम्बड्समैन के नाम से एक स्कीम निकाली। तो ओम्बड्समैन क्या है, ओम्बड्समैन जो ये शब्द है, ये जो वर्ड है, वो स्वीडिश शब्द है, स्वीडिश भाषा है, क्या है, स्वीडिश क्या है, स्वीडिश भाषा है, स्वीडन की भाषा है, भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, ओम्बड्समैन मतलब जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शिकायत निवारण अधिकारी, ठीक है, जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है उसको ओम्बड्समैन बोलते हैं। तो ये लोग क्या कहा गया, ये जो ऑफिसर हैं वो क्या बन जाएंगे, ये लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन के ओम्बड्समैन बन जाएंगे। मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लोग ओम्बड्समैन बनकर शिकायत निवारण अधिकारी बनेंगे और लोगों की क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे, क्या करेंगे, लोगों की क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो अब क्या होगा, एक मिनट, अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए मतलब
जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो कंप्लेन अगर लेकर जाता है इनके पास, तो ये शिकायत क्या करेंगे, इनके पास शिकायत ये सुनेंगे और 20 लाख रुपए तक की 20 लाख रुपए तक की क्या कर सकते हैं, कंप्लेन ये अपने पास सुन सकते हैं। और 20 लाख के ऊपर का मामला, यानी कि कहीं आपने ट्रांजैक्शन किया, कुछ एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया, यूपीआई किया, भीम से आपने पेमेंट की, आपने फ़ोन पे किया, तो आरटीजीएस नेफ्ट मतलब 20 लाख रुपए तक आपने अगर कोई पेमेंट की और किसी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ दिक्कत आई, कुछ समस्या आ गई, तो ये 20 लाख रुपए तक की सुनवाई ये ऑफिसर्स, ये आपके ओम्बड्समैन करेंगे। ठीक है, इससे ऊपर का मामला हुआ तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेडिशनल कोर्ट में वो फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन 20 लाख रुपए तक की जो सुनवाई है वो ओम्बड्समैन, ये जो ओम्बड्समैन हैं आपके सीनियर ऑफिसर हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो प्रॉब्लम थी किसकी, जैसे वो फंस जाता था पैसा और आप फिर कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाती थी, फिर पेमेंट आपका रिफंड नहीं हो पाता था पेटीएम, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हुआ, आरबीआई ने इसको रेगुलेट किया। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, इसको रेगुलेट किया। तो क्या है भाई, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि 20 लाख रुपए तक का अगर मैटर होगा तो ये जो अधिकारी हैं आपके ओम्बड्समैन बनकर आए हैं, शिकायत निवारण अधिकारी हैं, वो इसकी सुनवाई करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ओम्बड्समैन बैठेंगे, यानी ये जो ऑफिसर बैठेंगे, सपोज आपने कहा कि मेरा अब देखिए एक बार मैं आपको इसको नोट डाउन करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगले क्रम में ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक शिकायत यानी कंप्लेन लेकर जाएगा, शिकायत लेकर जाएगा इन अधिकारियों के पास, तो ये क्या करेंगे, ये उस पर सुनवाई करेंगे, उस पर क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे और क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। और कब सुनवाई करेंगे, यदि मामला 20 लाख रुपए तक का हो तो। ठीक है, कब सुनवाई करेंगे, यदि मामला 20 लाख रुपए तक का हो। ठीक है, इससे बड़े मामले में ट्रेडिशनल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब क्या होगा, अब मान लेते हैं आप पहुँचे और इनके पास, तो अब इसमें ओम्बड्समैन जो बैठेंगे, आपका मान लेते हैं पैसा कट गया, आपने 1 लाख रुपए कहीं ट्रांसफ़र करना चाहा, वो आपके अकाउंट से कट गया, अगले में नहीं पहुंचा, तो आप पहुँचे इन अधिकारी के पास, ये जो ओम्बड्समैन है उनके पास आप पहुँचे। अब इसमें जो ओम्बड्समैन होगा वो जो बैठे होंगे, वो सपोज़ आपने कहा कि मेरे मोबीक्विक अकाउंट से, यहाँ पर मोबीक्विक मेरा अकाउंट है और यहाँ से मेरे पैसे कट गए हैं, लेकिन यहाँ अपने दोस्त के अकाउंट में मैं यहाँ से अपने ट्रांसफ़र कर रहा था अपने दोस्त के अकाउंट में, मान लेते हैं ये जेठालाल है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ये जेठालाल है और ये भिडे है। ठीक है, तो जेठालाल क्या है, अपने अकाउंट से, अपने मोबीक्विक अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में, भिडे अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहा और वो पैसे उसके अकाउंट में पहुँचे नहीं। तो ये क्या है, ये जो ओम्बड्समैन ये अधिकारी होगा, वो जेठालाल जाएगा इस अधिकारी के पास, ओम्बड्समैन के पास जाएगा, और ये जो अधिकारी है वो क्या करेगा, वो मोबीक्विक जहाँ से इसका पैसा कटा है जेठालाल का, ठीक है, मोबीक्विक, उसको बोलेगा कि उस प्लेटफॉर्म को बोलेगा कि ये कंप्लेन सॉल्व करो और क्लियर करो इस मामले को। ठीक है, तो ये ओम्बड्समैन बोलेगा इस कंपनी को क्लियर करो इस मामले को जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अगर आपको इसमें बहुत सारी परेशानी हुई, यानी कि ये आपने सुनवाई आपकी नहीं हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करने को मिला, और ये कह सकते हैं आपको बहुत मेंटल हरासमेंट हुई इस दौरान, और आपने इधर उधर दौड़ लगाई और समय की बर्बादी हुई आपकी, तो ये जो अधिकारी है ओम्बड्समैन जो है वो आपका ओम्बड्समैन है, वो क्या करेगा, वो अधिकारी 1 लाख रुपए तक का हर्जाना आपको दिला सकता है। क्या दिला सकता है, आपको पेनाल्टी दिला सकता है। किस पे पेनाल्टी लगा सकता है, इन कंपनियों पर, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, इन कंपनियों पर क्या कर सकता है ये अधिकारी जो होता है ओम्बड्समैन, वो अगर उसको लगता है कि आपको बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल हरासमेंट हुई, समय की बर्बादी हुई, परेशानी, तो ये जो आपका क्या है ओम्बड्समैन है वो क्या कर सकता है, ओम्बड्समैन आपको 1 लाख रुपए तक का हर्जाना दिला सकता है, ये पेनाल्टी इन कंपनियों पर लगा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीज़ें तो ओम्बड्समैन करेगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर लोगों की जो भावना है, डर है,
डिजिटल पेमेंट को लेकर कि यार पैसा फंस जाता है और चीज़ यहाँ पर स्टक हो जाएंगी, मैं अपने अकाउंट से भेजूंगा अगले के अकाउंट में नहीं पहुँचेगा पता नहीं पहुँचेगा, कट गया पैसा, आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए इन सब स्टेप्स को यहाँ पर लिया गया, ठीक है। अब क्या होगा जब यहाँ पर अब देखिए ये जो आपके पेटीएम, मोबीक्विक, अमेज़न पे, फ्री चार्ज वाले जो हैं उनको इस मामले में मज़ा तो आएगा नहीं कि भाई जब ये आपका ओम्बड्समैन ये जो अधिकारी है वो जब बोलेगा कि इस तरह से इस मामला है और 1 लाख रुपए हर्जाना दो, तो एक तरफा चीज़ें तो चलेंगी नहीं, तो इनको मज़ा नहीं आएगा। तो इनके लिए भी तो कोई सुनवाई के लिए ये भी तो अपनी पैरवी कहीं रख पाएंगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे, तो ये जो कंपनियां हैं क्या करेंगी, ये जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो ऐसा होने पर क्या करेंगे, ऐसा होने पर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अपील कर सकते हैं। अपील किस में कर सकते हैं, अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को क्या कर सकते हैं, के पास जा सकते हैं, ठीक है, सुनवाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफा मामला नहीं चलेगा, ऐसा होता है तो ये लोग क्या करेंगे, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके पास जा सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा हुआ है, और ये अपनी पैरवी वहाँ पर अपनी जो अपना पक्ष है वो रख सकते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कुल मिलाकर क्या है, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉब्लम आती हैं, पैसा स्टक हो जाता है, आप ट्रांसफ़र करते हैं नहीं पहुंचता अगले तक, और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक ओम्बड्समैन स्कीम चलाई। ओम्बड्समैन मतलब वही जो अधिकारी होता है, ठीक है, तो स्कीम चलाई, और इस स्कीम के तहत यदि पैसा फंसता है तो ये आरबीआई ने अपने 21 जोनल ऑफिसेस में एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिए, और नियुक्त करने के बाद क्या किया, वहाँ पर अगर कोई जाता है जिसका पैसा फंसा हुआ है 20 लाख रुपए तक का मामला होता है, तो ये अधिकारी सुनता है, और सुनकर क्या करता है, जहाँ पैसा जिस प्लेटफॉर्म पर फंसा होता है उससे बोलता है, डायरेक्शन देता है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ और इसका रिजोल्यूशन दो, सॉल्व करो। और अगर अधिकारी को लगेगा कि अगर इसमें ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो गया, इस तरह की चीज़ें हुई, तो वो आपको क्या 1 लाख रुपए तक का हर्जाना दिला सकता है, और इस कंपनी पर 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी यहाँ पर लगा सकता है, जहाँ पे पैसा फंसा होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका आरबीआई का क्या हो गया, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए आज की जो क्लास है वो थोड़ी छोटी यहाँ पर हो रही है। रीज़न क्या है, जो आप देखिए, आप जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस जो क्लासेस हैं वो रेगुलर किया करें, ठीक है। क्या किया करें, रेगुलर आप क्लासेस किया करें, ठीक है, रेगुलर किया करें। और इसी के साथ साथ आप क्लासेस में जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, नोट्स ये जो आप अपने शब्दों में लिखा करें, और इसी के साथ साथ जो बुक्स हैं, फ्री बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिनको प्रॉब्लम हो रही है बुक्स के रिगार्डिंग, कह रहे हैं हमें ये मालूम नहीं कहाँ मिलेगी, वो प्लीज़ 9711141048 इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको तुरंत यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा बुक के रिगार्डिंग, आपको कहाँ मिलेगी, क्या प्रॉब्लम, मतलब बुक के रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या है नहीं मिल रही है, वो आप इस पर व्हाट्सअप करें, आपको यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही है। मैं अगली क्लासेस में आपको ब्लॉकचेन टेक्निक जो है, ब्लॉकचेन तकनीक या टेक्नोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा फर्दर क्लासेस में आपको। और आपकी पॉलिटी की क्लासेस अगली मिलनी आपको शुरू होंगी, 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा और लगेगा, और आपके और क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें इस वीडियो को, रेगुलर देखते रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करें कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।